सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दो ऐसे छोटे छोटे निगमन की जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा डेरिवेशन हम आपको देने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का पूरा आता है। वो कौन सा है बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे हम m बराबर टाउ अपॉन बी साइन थीटा। ये वाला जो हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक डेरिवेशन की u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है जब द्विध्रुव को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, तो उसको भी हम 2 लाइन में ख़त्म कर लेंगे कि क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव, बड़ी आसानी से समझ लेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये हमारी क्लास 12th की फिजिक्स है जिसका हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और जिसके 2 टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले के लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप वहां से देख सकते हो। शुरू करें फिर आज का सेशन। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चों, चुंबक तो सबने देखा होता है। कैसे बच्चों चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चुंबक है, इस तरीके से हमारे पास एक चुंबक है बच्चों, ऐसे। अब आपको पता है कि इस चुंबक के 2 ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो बच्चों मान लिया कि हमारे पास एक ध्रुव बना दिया हमने कि ये हमारा साउथ है और ये हमारे क्या है, नॉर्थ है। अगर हम इस चुंबक को काट दें तो क्या इसके ध्रुवों को अलग किया जा सकता है? नहीं, हम इसके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है या ऐसी एक डिवाइस होती है जिसमें 2 बराबर परंतु विजातीय ध्रुव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये ध्रुव एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो बहुत कम होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव है ना, 2 ध्रुव परंतु विपरीत प्रकृति के, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर उनकी दिशा होती थी। ठीक वैसे ही 2 ध्रुव यहाँ पे उपस्थित हैं। और उसके बाद ये कैसे हैं बच्चों, ये हमारे चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें बराबर परंतु विजातीय ध्रुव होते हैं। ये ध्रुव एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं। जैसे बच्चों क्या, चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबक क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो एक छोटी सी परिभाषा है, आपने लिख लिया और यहाँ लिख लिया कि ये हमारा क्या है बच्चों, चुंबक है। तो ये तो बहुत आसान था, बताना जरूरी भी था क्योंकि एक एक वर्ड को डिस्कस करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और एग्जाम के लिए भैया अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये अक्सर जो है 2 से 3 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। फॉर्मूला आ जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मात्रक क्या है, या पूछ लिया जाएगा बच्चों आपसे कि इसकी वीमा क्या है। ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। शुरू करें। देखो, सबसे पहले जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। अब मान लीजिए कि हमने कोई भी एक चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, ये देखो बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, है ना। मान लीजिए कि ये हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया और किसी एक चुंबकीय द्विध्रुव को इसमें उठा के रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चुंबकीय द्विध्रुव बना रहा हूँ और बनाने के बाद मैं इसको उसी में उठा के रख दूंगा। तो मान लीजिए कि हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव को इसमें उठा के रख दिया, ठीक। अब इसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना क्योंकि इसके बाद निगमन तभी समझ में आएगा। इसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर भी एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा है और यहाँ पर भी एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। ये इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रहा है और ये इसको इस तरफ लाने का प्रयास कर रहा है। ये कितना होता है वो अभी हम डेराइव करेंगे, ठीक। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है
कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल युग्म। और जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है कि भैया इसको सीधा ऐसे ले जाने का प्रयास करेगा। और मान लीजिए कि कितना कोण बनाते हुए रखा है बच्चों? ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि माना चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और मैं बल आघूर्ण की बात कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये हमने क्या लिखा? बल आघूर्ण, जो कि हमने लिखा कि टाउ बराबर, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि एन आई ए बी और उसके बाद क्या? साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन याद करो कि अगर किसी भी एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उस पे ऊपर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता था, और जिसका फॉर्मूला होता था कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। याद कीजिए आप लोग, एक वैद्युत द्विध्रुव को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक वैसे ही अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख देते हैं तो उसके ऊपर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि होता है एन आई ए बी साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एन आई ए बी को एक अलग सा नाम दे देता हूं और मैं उसको बोल दूंगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने क्या किया कि हमने इसको लिखा कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान से मेरी बात को प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते थे, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब बच्चों जो मेरा टाउ होता था, जिसको हम बोलते थे कि वैद्युत बल आघूर्ण, है ना भाई, यहां पे हमने चुंबकीय बल आघूर्ण बोल दिया, तब टाउ बराबर जो फॉर्मूला होता था वो पी ई साइन थीटा होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं देखूं तो P बराबर एन आई ए बी, भाई P बराबर एन आई ए बोल सकता हूं। अगर मैं इसको तुलना करूं, देखो क्या हो रहा है, ये E, ये B, ये है वैद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र, और P बराबर आ रहा है एन आई ए बी। इसका मतलब P बराबर आ रहा है एन आई ए। तो मैं इसको P नाम ना देकर मैं बोल दूं M नाम दे दूं। मैं क्या नाम दे दूं? M नाम दे दूं। तो मैं बोल सकता हूं कि अतः M बराबर, मैंने नाम दे दिया एन आई ए, ये हमने निकाल लिया, जहां M जो आया है वो क्या आया है? वैद्युत, नो बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा, काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अब ना कुछ और एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो। बच्चों, जो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता था, इसी को डिस्कस कर रहा हूं, और मैंने यहां पढ़ा कि टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यार अगर देखें तो साइन थीटा बराबर है, यहां ई है और यहां बी है। जो ई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो बी है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब एन आई ए मैं कह सकता हूं कि पी के बराबर होगा। एन आई ए मैं बोलूंगा कि पी के बराबर होगा, तो बोल सकता हूं। लेकिन जो P था उसका कुछ और नाम था। उसका क्या नाम था सर? जैसे हमने कहा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। याद होगा P बराबर 2QL, आपने पढ़ रखा है पहले ही चैप्टर में, है ना। तो अगर हम P को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। इसीलिए P नाम ना देकर हमने M नाम दे दिया और M बराबर हमने बोल दिया कि NIB, ये हमने NIA। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना, अच्छे से समझ में आ गई। तो ये चीज हमने यहां पर डिस्कस कर दी कि क्या होता है टाउ बराबर NIAB, और ये M बराबर आ गया जहां M बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन क्या एग्जाम में बस इतना ही आएगा?
कुछ और चीज़ें भी तो आ सकती हैं। बिल्कुल, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो आपकी हेडिंग होगी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा और मात्रक, है ना। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ना अब मिस मत करना, थोड़ा अब अच्छे से इसको देखने की कोशिश करना। ठीक, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। चलो डिस्कस करते हैं, समझिए। अभी मैंने एक फॉर्मूला देखा कि m बराबर NIA, ये देखा, ठीक, यही तो देखा हमने। और अभी ये मैंने पीछे एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि m बराबर NIA। तो अगर मैं यहां से एक और भी फॉर्मूला निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, उसको भी लिखिएगा प्लीज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। m बराबर NIA, तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको। अतः हम कह सकते हैं कि टाउ बराबर MB और उसके बाद साइन थीटा। ये भी लिख लो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो हमें तो चाहिए M, जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो टाउ बराबर आएगा B साइन थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाएगा। और या करके आप यहीं पर लिख सकते हो कि M बराबर NIAB, ये NIA, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ना इतना? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। तो M का मात्रक अगर हम इससे निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, उससे निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, पर उससे निकालना काफ़ी आसान है। तो हमने उसी का यूज किया, N बराबर NIA। तो N का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा कि M का मात्रक, भाई N तो हमारे फेरों की संख्या है, तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा I का मात्रक और गुणा का चिन्ह और A का मात्रक, यही तो लिखूंगा मैं। तो गुणे का चिन्ह तो लगाते नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहां लिख दिया डैश। ठीक, डैश का मतलब है कि भाई दो मात्रक के बीच में डैश लगाते हैं। तो हमने I का मात्रक क्या लिख दिया, एम्पियर, और इसका मात्रक क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से आ गया। अब हम इसकी विमा देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां लिखा विमा। अब मुझे बताओ धारा की विमा क्या होती है। भाई धारा है अगर, तो उसकी विमा हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, बोलो भाई। ए ही तो लिखते हैं भाई, धारा के लिए ए का यूज करते हैं। तो हमने ए लिख दिया। और मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, उसके लिए हमेशा हम लोग एल का यूज करते हैं। तो हमने यहां लिख दिया एल। तो पहले हम लोग m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, फिर a लिखते हैं। तो पहले l लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे, है ना, राइट। चलो, तो ये हमारा आ गया और इसको बड़े वाले बॉक्स में बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और इसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, ये चीजें समझ ली। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो कुछ खास वाला है, उस पर जरा गौर फरमाना। और ये क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, तो रखने के बाद भाई उसके ऊपर एक बल युग्म कार्य करेगा। अब बल युग्म कार्य करेगा तो उसको वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब मान लो आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करो, आप हो बल युग्म। तो यार आप अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ तो काम करोगे, और जो वो काम करोगे वही तो ऊर्जा होती है। क्योंकि हमने छोटे से पढ़ रखा है 8th 9th से कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम लोग किसी द्विध्रुव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक घुमा दें और उसमें वो निकालने कार्य, तो हम बड़े आसानी से उसको बोल सकते हैं कि भाई यही हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। यही तो होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना। तो पावर बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे पास एक द्विध्रुव है और हम उसको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी का हम को यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं। चलो देखो बच्चों,
मान लो कि हमारे पास एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से। पावर कट हुआ तो बीच में मैंने सोचा कि पानी वगैरह पी लेते हैं, ठीक। अब ये मान लो हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और इसमें एक द्विध्रुव रखा है, कैसे भी रखा है, वो कैसे रखा है वो अलग बात है, ठीक। हमने माना कि एक द्विध्रुव हमारे पास इस तरीके से रखा हुआ है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये द्विध्रुव है, अभी मैंने बोला था आपको कि इस पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसको क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। अब मान लिया कि एक बल आघूर्ण आपका इस तरीके से यहां पे कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, और एक बल यहां पे कार्य कर रहा है, ठीक, और वो उसको उधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये इसको इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा। अभी आपको सब समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमने क्या बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लो कि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है इसमें, ठीक। तो अब जरा पढ़ते हैं, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके ऊपर बलयुग्म लगता है जो कि द्विध्रुव को छेद की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जो कि द्विध्रुव को छेद की दिशा में लाने का प्रयास करता है। आपको जब लास्ट तक जाओगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी, इसलिए ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। अतः स्पष्ट है कि चुंबक द्विध्रुव को छेद की दिशा में लाने पे कुछ कार्य करना पड़ेगा जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कुछ कार्य करना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने ये मान लिया कि माना द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने बोला समझ में तभी आएगा जब थोड़ा आप लास्ट तक चलोगे। माना द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये हमने मान लिया। तो तब इसे घुमाने में अब मान लीजिए कितना घुमाना है भाई, घुमाओगे कैसे, हम ये थीटा कोण पहले बना रहा था, हम इसको जब घुमाएंगे तो थोड़ा और ये थीटा में चेंज आएगा, थीटा में चेंज आएगा कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि जो चेंज आया वो कितना है, डी थीटा। तो मैंने यहां लिखा कि तब इसे डी थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य। अब वो कितना कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाउ और उसके बाद डी थीटा। अब सर ये कहां से आया भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो ये विस्थापन हो गया और ये कार्य हो गया और ये हो गया बल। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टाउ बराबर एक फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और उसके बाद ये डी थीटा, ये हो गया हमारे पास डी डब्ल्यू। बात समझ में आ गई। और यहां आप लिख सकते हो कि चूंकि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो इस चित्र के बारे में हम अभी बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिराइव कर लो, अच्छे से समझ लो, तब समझ में आएगा। तो ये हमने निकाल लिया, तो ये हमने निकाला अल्प कार्य, जो हमने डी थीटा इसको घुमाया है, कैसे घुमाया है उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक। तो हमने लिखा ये अल्प कार्य आया है। अब मैं ये मान लूं कि ये पहले थीटा 1 कोण था, मान लीजिए कि पहले ये थीटा ऐसे हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक, और ये कोण बना रहा है थीटा 1। बाद में ये अब थोड़ा झुका दिया गया है और अब इसका जो कोण बन रहा है वो थीटा 2 बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये थीटा 2 बन रहा है ना। तो इसका मतलब है कि पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया। तो मैं इसको समाकलन अगर मैं कर दूं तो पता चल जाएगा कि कितना कार्य करना पड़ा है। बात क्लियर हुई। चलिए नए पेज पे आते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अतः सुनिए, अतः कुल कार्य
मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको लेके नहीं जा रहा हूं। अतः कुल कार्य dw, और मैंने इसका क्या कर दिया, समाकलन। पहले W1 तो वहां लिखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, और बाद में हमने लिखा कि भाई mb साइन थीटा और बच्चों डी थीटा। अब ये कैसे हुआ, पहले थीटा 1 कोण था और बाद में कितना हो गया, थीटा 2। समझ गए आप लोग? ये इसको ऐसे कर लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि mb तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने। यहां लिखा थीटा 1 और यहां थीटा 2, और ये हमने लिख दिया साइन थीटा और डी थीटा। अब हम इसका समाकलन कर देंगे और इसमें w आएगा भाई समाकलन होने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि इसका वैल्यू x आता है, ऐसे है ना। तो वैसे ही w हो गया, ये हमारे पास mb हो जाएगा बेटा। और अब हम साइन थीटा का समाकलन करेंगे। अगर ये अवकलन होता तो कॉस थीटा आता, और लेकिन ये समाकलन है तो माइनस कॉस थीटा आएगा। तो हमने लिखा कि माइनस कॉस थीटा और उसके बाद थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब ये लिमिट है, कैसे रखी जाती हैं, पहले थीटा की जगह पे हम थीटा 2 रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और फिर थीटा 1 रखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा mb, और ये माइनस जो है वो हमने ऐसे लिखा कि माइनस कॉस, पहले थीटा 2 रखेंगे और बाद में माइनस लगता है। अच्छे से मेरी बात को सुनना, लेकिन ये माइनस जो है ना, यहां ब्रैकेट ऐसे लगा लो स्मॉल वाला, ठीक। और उसके बाद कॉस थीटा 1। यहां पर हमेशा गलती होती है, मैं जब कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चे यहीं पर गलती करते थे। अब क्या होगा, ये mb और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास कॉस, पहले थीटा 1 अब ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो पहले हमने ये लिख लिया और बाद में हमने ये वाला लिख लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने जैसे ही ब्रैकेट को खोला, यही सारा खेल है कि माइनस के साथ करोगे ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हमने ये क्या निकाला है, ये कार्य निकाला है। समझ में आई बात? ये अच्छे से आ गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया। अब ये ऊपर अपने आप चला जाएगा, तो हमने इसको जो है थोड़ा ऊपर कर दिया बच्चों शिफ्ट। इससे पहले वाला मेरा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा था। चलो इतना सब दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से छोटा कर दिया थोड़ा। चलो बड़ा कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया, लिख दिया कि यह कार्य चुंबकीय क्षेत्र में, यह कार्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, ठीक। लिख लोगे, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। यह कार्य क्या होगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से, और ये आ गया mb और ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जरा इसको बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आएगा बेटा। अब सारा गेम जो होने वाला है, अब होने वाला है। अब जरा ध्यान से, गौर से, बहुत अच्छे से देखना प्लीज। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट करके निगमन आपको दे दिया जाता है। ये सिर्फ आपके लिए है। देखो, मान लो कि हमारे पास ये द्विध्रुव है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इसमें अपने द्विध्रुव को ऐसे लंबवत रख दिया, ऐसे रखा। एक चीज मैं यहां पे थोड़ा पिछले वाले द्विध्रुव आघूर्ण में एक नोट बताना था मुझे, मैं भूल गया। उस नोट को लिख लो आप लोग। जो m था ना, m मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है।
ये बात लिख लो। तो ये मान लीजिए कि आपका दक्षिणी ध्रुव है, जिसको हमने बोल दिया कि एस है, और ये हमारा एन है, ठीक। ये इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसको समझते हैं। तो इस समय ये हमने लिखा स्थितिज ऊर्जा माइनस, फॉर्मूला हमारा जो मेन है वो कौन सा है, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये मेन फॉर्मूला अभी आने वाला है, ठीक। तो हमने लिखा माइनस एम बी कॉस थीटा। अच्छा बताओ, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है। तो अगर ये थीटा बराबर हमारा यहाँ 90 है, तो इस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मेरी बात सुनिएगा प्लीज ध्यान से। अब मैंने क्या किया कि इस द्विध्रुव को थोड़ा सा कुछ कोण हमने इसके थोड़ा सा इसको घुमा दिया। तो हमने ये मान लिया कि पहले इसका 90 था, अब मैंने इसको घुमा दिया और अब इसका कोण जो है थोड़ा बदल गया। अब इसका कोण बदल गया और मैंने अब जो बोला कि अब इसका कोण बदल गया, वो हमने बोल दिया कि भाई अब थीटा 2 बराबर थीटा हो गया, और इसको बताया मैंने थीटा 1 बराबर 90। मतलब हमने पहले वो केस ढूंढा कि जिसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो सकती थी, वो हमने निकाली। बात समझ में आ गई, जिसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो सकती थी। अब मैं वो केस निकाल रहा हूं जब इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ बदलेगी। इसको इस तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब थीटा 2 से ये थीटा बन गया। बात समझ में आ गई, थीटा 2 से क्या बन गया, थीटा, और थीटा 1 बराबर जो था वो 90 हो गया। अब मैं यहां लिख सकता हूं कि थीटा 1 बराबर अगर 90 हो जाए और थीटा 2 बराबर हमारा क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो मेन फॉर्मूला आ जाएगा। मैं वो स्थिति ढूंढ ले गया जिसमें स्थितिज ऊर्जा 0 थी। बात समझ में आ गई। तो हम लोग मान सकते हैं कि चूंकि थीटा 90 पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गई, क्या होगी, 0। ये बात इंपॉर्टेंट थी, 0 होगी। अतः हम यह मानते हैं कि पहले जब कोई भी ऊर्जा नहीं थी उसके पास, घुमाया तो कार्य हुआ और वही ऊर्जा हो गई, है ना। तो अतः हम यह मानते हैं कि इसे 90 से घुमाकर किसी कोण थीटा पर लाया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं, लाया गया है। अब मैं बोल सकता हूं कि थीटा 1 बराबर 90 हो जाएगा और थीटा 2 बराबर जो है वो 0 नहीं, थीटा 2 बराबर हमने थीटा लिख लिया, भाई थीटा पे हो गया। अब इस फॉर्मूले में इसको हम रखना शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ये एम बी, और ये हो जाएगा कॉस 90 और माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पे थीटा लिख दोगे। यहां से आएगा मेरे पास एम बी, और ये 90 का मान 0, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला मेन बन जाएगा। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर। अभी मैं और बात करूंगा। यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। बताओ ये बात क्लियर हुई। बहुत आसान था। जिसको ना समझ में आया हो पीछे जाके एक बार फिर से देखना, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, नहीं तो रिपीट कर देता मैं, है ना। पीछे जाके फिर से देखोगे, कुछ नहीं किया, द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ा था वो निकाला। डी डब्ल्यू बराबर बच्चों हमने डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा, और पहले मान लिया कि थीटा 1 कोण था, बाद में थीटा 2 हो जाता है, और उसके बाद हमने इसको पूरा डेराइव कर दिया, और उसके बाद ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब जो ये फॉर्मूला आया है, इनके हम कुछ केस की बात करते हैं, है ना। तो यहां आप लिखोगे कि इंपॉर्टेंट केस। अब जिसमें से केस नंबर 1, तो हमारा केस नंबर 1 क्या है, एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी
कॉस थीटा, भूल मत जाना, एम बी साइन थीटा टाउ बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा यू बराबर, ठीक। चलिए अब हम लोग यहां लिखते हैं कि यदि ये वाला जो थीटा हो जाए वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अब हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, ठीक। मैं रुक जाओ, मैं इसको अच्छे से ही बना देता हूं, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के बाद हमने इसको इस तरीके से रख दिया, ऐसे, समझ गए आप लोग, ऐसे रख दिया। अब ये इसका कौन सा ध्रुव है, समझ में आ रहा है बेटा, ये इसका साउथ है और ये इसका नॉर्थ है। अब ये थीटा कितना बना रहा है, 0। इस केस में हम लोग यहां पुट कर सकते हैं कि ये 0 डिग्री आएगा, और अगर ये 0 हुआ और cos 0 का मान 1 होता है, इस केस में u बराबर होगा माइनस का mb। इस अवस्था को आप इसके नीचे लिख सकते हो, इस अवस्था को स्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। इसके नीचे आप लिख लोगे स्थायी संतुलन अवस्था। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2, ये पहला था और अब हमने केस नंबर 2 बनाया, ठीक। अगर ये जो मेरा थीटा था, ये थीटा जो था वो 90 रखे, मतलब अब हम लोग क्या करें कि इस तरीके से था ये ऐसे, और अब हम इसको ना ऐसे ही रखें, मतलब घुमाए ही ना। अब हम इसको घुमाए ही ना, जैसे 90 पे था ना वैसे 90 पे ही रखें। तो ऐसे केस में जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे केस में जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा 0 आएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। दूसरा केस, अब केस नंबर 3। अब हम लोग क्या करें, ये थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 180। अब इसमें क्या होगा सर, सुनिएगा बच्चों, केस नंबर 3, ये चित्र वगैरह बना लेना क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके काम आएंगे। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे रख दिया द्विध्रुव को, क्लियर। चलो, इसका मतलब अब ये हमारा साउथ और नॉर्थ था ना, अब हमने इसको घुमा दिया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। इस समय जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। यहां पे भाई हमने इसको घुमा दिया ना, साउथ से नॉर्थ होती है, ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे था ऐसे 0 पे, हमने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, 180 डिग्री का कोण बन गया। ऐसे केस में जो मेरा u का मान आएगा वो आएगा माइनस एम बी कॉस 180, और जिसका मान जो होता है, ये कॉस 180 लिखा है बेटा उधर, जिसका मान होता है -1। तो इसका मतलब आएगा यहां से प्लस का एम बी। इस अवस्था को अस्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं, अस्थायी संतुलन अवस्था। ये मतलब जबरदस्ती है। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर, अच्छे से सब समझ में आ गया। चलो अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। आगे मैं बढ़ता हूँ और अब इसको फाइनली ये पूरा जो हमारा चैप्टर है जिसमें आज हमने ये वाला पार्ट कवर कर दिया बच्चों। अब आपका बचता है धारा मापी का वोल्ट मीटर और धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। दो चीज़ें बचती हैं और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचेगा, और वो छोटा सा टॉपिक होगा परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे और वो सब आपके काम आएंगे। फिर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी मेरा दूसरा भी सेशन है
ठीक है, 5 बज चुका है और दूसरा भी सेशन लेना है। तो आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, हम आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट करवा ज़रूर देंगे, विश्वास रखिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सच बताऊं, अब 12th क्लास का जब मैं पढ़ाने आता हूँ ना, तो कुछ बोलने का मतलब ऐसे इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सर कवर नहीं हो पाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, कवर हो जाएगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैं उसमें 1 शॉट दे के आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे हम कि आप आराम से बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। बाय बाय, टेक केयर।